हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉन्सिल्स या पेलेटाइन टॉन्सिल्स। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लाइफ हम हमेशा देखेंगे कि ये चीज़ें हमको दिखाई देंगी। पेशेंट हमारे पास इस तरीके के आएंगे और जनरली हम किसी टॉन्सिल्स कहते हैं। पेशेंट को आया तो गले में दर्द, टॉन्सिल हो गया। नहीं, टॉन्सिल तो सभी को होते हैं, इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा करेक्शन है, हमेशा कहें कि टॉन्सिलाइटिस हुआ है। हम बात करेंगे अभी तो फिलहाल इसकी एनाटॉमी की। डेफिनेशन वाइज देखें तो टॉन्सिल इज नथिंग but the large collection of lymphoid tissue. Okay, in tonsillar fossa, lymphoid tissue क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट सपोर्ट्स द इम्यून सब रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर करते हैं। इसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेशन तो आप इतनी लिखें सिर्फ कि टॉन्सिल इज नथिंग बट द लार्ज कलेक्शन ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन द टॉन्सिलर फोसा, दैट्स ऑल। ये तो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी में थाइमस और बोन मेरो होता है, लिम्फाइड टिश्यू जो बनाते हैं। और सेकेंडरी के अंदर टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, पियरेस पेचेस हैं, ये सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हुई। लोकेशन की बात करें तो इट लाइज just inside the superior constrictor muscle of pharynx and it lies in the oropharynx। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको फेरिंग्स में। लास्ट लेक्चर अगर आप मेरा देखेंगे, जब मैंने फेरिंग्स पढ़ाया था, उसमें आपको ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स प्रॉपर बताया था। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बताई थी। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के ठीक पीछे है ना, ये लाई करता है, ठीक है। अब हम बात करें हमारे मुंह की, है ना, माउथ की, ओपन की। तो हमने मुंह को खोला, ये देखो हमने मुंह खोला है, तो हमारी टंग है, ये वेलेट पेपिलाई है। तो यहां पर हमको पेलेटोग्लॉसल आर्च दिखेगी। पेलेटोग्लॉसस मसल होती है, एक पेलेटोफेरेंजियस मसल होती है। तो पेलेटोफेरेंजियल आर्च बना और ये पेलेटोग्लॉसस आर्च बना, ठीक है। ये उव्यूला है। मुंह को खोलेंगे तो जो हमको नीचे लटकता हुआ एक गुलाबी सा एक पॉइंट दिखता है, वो उव्यूला कहलाता है, ठीक है। तो टॉन्सिलर फोसा के अंदर ये टॉन्सिल रखा हुआ है, ये टंग है ना, हमारा ओपन माउथ है। तो हमको टॉन्सिल कभी भी जब भी दिखेगा तो हम मुंह खोलेंगे तभी दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। आ करके जब मुंह खोलेंगे तब दिखेगा, ठीक है। तो टॉन्सिल लाइज इन द tonsillar fossa between the palatoglossal and palatopharyngeal arch and can be seen through the open mouth. Is it clear? Now boundaries. So it is bounded anteriorly by palatoglossal arch, posteriorly by palatopharyngeal arch, inferiorly by base या base है पर inferiorly तो ये टंग से बनता है, superiorly या अपेक्स करें बात तो सॉफ्ट पेलेट हो जाएगा superiorly में, एंड लेटरली या देखें हम, है ना, ये मिडिल साइड जाएगा, इधर लेटरल साइड में। तो लेटरली इट इज बाय टॉन्सिलर बेड। अब कुछ शेप की या हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे तो इट इज एन आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर। टॉन्सिल इज एन आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर, बादाम के जैसा होता है ये। इज इट क्लियर? आलमंड तो देखी होगी आपने बेटा। तो ये देखो आलमंड यहाँ बनाई है मैंने, तो इसकी ये यहाँ एक बार बना के बताता हूँ। इट इज आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस। इट इज एन आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको आलमंड में? देखो, इसमें हमको दो पोल दिखाई दे रहे हैं, अपर पोल, ये लोअर पोल, ठीक है। दो बॉर्डर से हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। इज इट क्लियर? दो सरफेस से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, यहां पर ये हमको मीडियल सरफेस दिखाई देगी और इसके पीछे वाली लेटरल सरफेस दिखाई देगी। आगे बात समझ में? ये आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा रखा है, अपर पोल, लोअर पोल, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। दिस इज मीडियल सरफेस जो मुंह के अंदर खुल रही है यहाँ पर, और ये गले की इधर पीछे की तरफ जा रहे कान की तरफ। तो ये वाली सरफेस हमारी हो जाएगी, दिस वन इज लेटरल सरफेस। इज इट क्लियर? नाउ अब बात करेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टॉन्सिल के स्ट्रक्चर की। तो इसको अगर हम टॉन्सिल के स्ट्रक्चर को देखें, एक रफ जस्ट बना के बताता हूं। ऐसे यहाँ बना हुआ है, पर मैं आपको मेरा दिल कह रहा बना के बताऊं लाइक दिस। तो ये लेटरल सरफेस हो जाएगी और मीडियल सरफेस के अंदर क्रिप्ट्स मिलते हैं। एक लार्जेस्ट वन होती है जो कि क्रिप्टा मैग्ना कहलाती है। 12 to 15 ऐसे क्रिप्ट्स होते हैं, दीज आर द क्रिप्ट्स। ये हो जाएगी आपका लेटरल सरफेस, ठीक है। और लार्ज कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज, इसके अंदर डेवरीज, सेल डेवरीज और बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इंट्रा टॉन्सिलर क्लिफ्ट है, बड़े वाला, इसको क्लिफ्टा मैग्ना भी कहते हैं। ये छोटे छोटे क्लिफ्ट्स हैं, ये मीडियल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है। इसको हेमी कैप्सूल भी कहते हैं, आधा कैप्सूल, हेमी कैप्सूल। इज इट क्लियर? सो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो मीडियल सरफेस कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। एंड हैव मल्टीपल क्रिप्ट्स अबाउट 12 to 15 in number. These crypts are filled with cell debris and bacteria. The largest crypt on medial surface of tonsil is known as intratonsillar cleft या crypta magna.
इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द टॉन्सिल, जस्ट मैंने बना रखा है अपर पार्ट ऑफ द टॉन्सिल में ही होता है, ठीक है। और जो पेरीटॉन्सिलर एब्सिस है या हम इसको क्विंसी भी कहते हैं, अगेन फिर से जब टॉन्सिल पक जाते हैं, टॉन्सिल के अंदर पस पड़ जाता है ना, उसको हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सिस या क्विंसी, तो ऑफन बिगिंस इन दिस क्लेफ्ट, ओके। हाँ, अब लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस इज कवर्ड बाय शीट ऑफ फेशिया, लेटरल सरफेस कवर्ड बाय sheet of fascia which forms a capsule, जो कि हम बताए ना, known as hemicapsule of the tonsil, and this sheet is an extension of pharyngobasilar fascia। ये जो शीट है ये pharyngobasilar fascia का एक्सटेंशन है। इट इज लूजली अटैच्ड इन द अपर पार्ट एंड फर्मली अधरेंट इन द लोअर पार्ट। अपर पार्ट के अंदर ये लूजली अटैच होता है लेकिन बिल्कुल अच्छे से अटैच होता है लोअर पार्ट के अंदर, एंड इट इज आल्सो साइट फॉर पेरीटॉन्सिलर एब्सिस। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन इज बेड ऑफ टॉन्सिल या डीप रिलेशंस ऑफ टॉन्सिल्स की बात करें तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैंने अभी यहां बनाया था ना आपके लिए, ये देखो, ये इसी डायग्राम में पर हम देखेंगे तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके साथ सबसे पहले हमारा कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल बनेगा। दिस वन इज कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। इज इट क्लियर? इट इज अ कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। हाँ, इसके साथ हमारी बनेगी एक फेरिंजो बेसिलर फेशिया। दिस वन इज अ फेरिंजो बेसिलर फेशिया लाइक दिस। ये हम अंदर से जा रहे हैं, मुंह खोला है और मुंह खोलने के बाद हम टॉन्सिल देख रहे हैं और ऐसे अंदर जाते जा रहे हैं। सबसे पहले कैप्सूल बना, देन फेरिंजो बेसिलर फेशिया बना, उसके बाद जो हमारा बनेगा वो होगा हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है यहाँ पर। दिस वन इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। एक अपन लीनियर डायग्राम बना रहे बेटा, ठीक है। और इसके बाद हमारा बक्को फेरिंजियल फेशिया आएगा। दिस वन इज, इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस देयर इज अ बक्को फेरिंजियल फेशिया। ये लेयर से है। हम बेड ऑफ द टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट के अंदर बेड ऑफ द टॉन्सिल पूछ लेते हैं, 2 नंबर में, 5 नंबर में, कितने में पूछेंगे तो मैं नहीं कह सकता, बट इतने शॉर्ट में पूछते हैं, कम से कम नंबर है। और अगर फुल क्वेश्चन का मार्क आ रहा है ना, फुल मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर हमको सभी कुछ लिखना है। इज इट क्लियर? यहां पर हमारी एक पेलेटाइन टॉन्सिल होती है, कैप्सूल और फेरिंजोबैसिलर फेशिया के बीच में यहां पर हमारी पेलेटाइन वेन होती है। इज इट क्लियर? और इसके साथ हम देखें तो आर्टरीज होती है फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स। सबसे ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, दिख रहे हैं आप लोगों को, दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी होती है, देन उसके बाद असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी होती है। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है 2.5 सेंटीमीटर दूर होती है इससे, करीब करीब टॉन्सिल से। इज इट क्लियर? यहाँ पर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी हो गई, दिस इज असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी। इसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर टॉन्सिलर आर्टरी होगी, फेशियल आर्टरी की ब्रांच है, देन यहाँ पर फेशियल आर्टरी प्रॉपर है। तो फेशियल आर्टरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द टॉन्सिलर बेड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉन्सिलर बेड बना, ठीक है, बेड ऑफ टॉन्सिल, है ना, टॉन्सिल का बिस्तर अपनी भाषा में बोले तो, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ये क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो हम बेड ऑफ टॉन्सिल की इज फॉर्म बाय दी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। सबसे पहले क्या बना? कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, देखो, दिस इज कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। देन फेरिंजोबैसिलर फेशिया, दिस इज फेरिंजोबैसिलर फेशिया। देन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड पेलेटोफेरिंजियस मसल अपर पार्ट के अंदर, और लोअर पार्ट के अंदर यहां पर स्टाइलोग्लॉसस मसल आ जाती है। देन बक्कोफेरिंजियल फेशिया, दिस वन इज बक्कोफेरिंजियल फेशिया। मोर लेटरली, और हम देखो ये मीडियल सरफेस है, याद रखो हमेशा, है ना, और ये लेटरल सरफेस है, तो मोर लेटरली, और हम लेटरल तरफ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ क्या आता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2.5 सेंटीमीटर पोस्टरलेटरल टू द टॉन्सिल, ठीक है। असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, असेंडिंग पेलेटल आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी और फेशियल आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ सप्लाई। तो सबसे पहले हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो ब्लड सप्लाई के अंदर हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई। इज इट क्लियर? तो आर्टेरियल सप्लाई मेनली इट इज सप्लाइड बाय टॉन्सिलर आर्टरी। इज इट क्लियर? टॉन्सिलर आर्टरी इसको सप्लाई करते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी है। बट टॉन्सिल इज आल्सो सप्लाइड बाय असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, जो कि ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी, अगेन इट इज ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी, विच इज ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, एंड ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी, विच इज ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये 4 से 5 आर्टरीज को सप्लाई करती है। इज इट क्लियर? वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन्स फ्रॉम द टॉन्सिल ड्रेन्स इनटू पेलेटाइन, फेरिंजियल एंड फेशियल वेन। जैसे जैसे आर्टरी है उनको वेन फॉलो करेंगी। Is it clear? Now lymphatic drainage.
अगर आपको लिम्फ नोड्स का मेरा लेक्चर याद हो, जिसके पहले हमने लिया था, है ना, फेरिंग्स पढ़ाने के बाद सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड, जो कि जस्ट बिलो द मैंडिबल के अंदर सिचुएटेड होता है। तो इट इज अ मेन लिम्फ नोड विच ड्रेन्स द टॉन्सिल, जुगलो डाइगेस्टिक, और इसको टॉन्सिलर लिम्फ नोड भी कहते हैं। इसीलिए हम जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड को टॉन्सिलर लिम्फ नोड कहते हैं। इज इट क्लियर? जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड इसका मेन लिम्फ नोड होता है, और इसको हम टॉन्सिलर लिम्फ नोड कहते हैं। इज इट क्लियर? इट इज आल्सो नोन एज टॉन्सिलर लिम्फ नोड, मेन इज ए जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड। ओके बेटा, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, मैं आपको एक बार डायग्राम बता देता हूं। देखो दिस वन, है ना, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जुगलर वेन है, ठीक है। तो दिस वन इज ए जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड। क्लियर? इज इट क्लियर? जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड, तो ये इसका मेन लिम्फ नोड होता है जो कि टॉन्सिल को ड्रेन करता है। नर्व सप्लाई, टॉन्सिल इज मेनली सप्लाइड बाय ग्लासोफेरिंजियल नर्व, जो कि 9th क्रेनियल नर्व है हमारी। इज इट क्लियर? तो नर्व सप्लाई हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, समथिंग अबाउट द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द टॉन्सिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आप अप्लाइड लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो अप्लाइड तो होना ही चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, है? इसको हमेशा याद रखना। अप्लाइड एस्पेक्ट हमेशा हर पॉइंट, हर पार्ट का लिखना है एनाटॉमी के अंदर। कोई क्वेश्चन अपन फिल कर रहे हैं, उसके से रिलेटेड अप्लाइड जरूर लिखें। तो अप्लाइड के अंदर एक्यूट इंफ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस, विच इज रेयर इन इन्फेंट्स एंड पर्सन अबव द 50 इयर्स ऑफ एज। 50 साल से बड़ों को और इन्फेंट जो अभी पैदा हुए उनको टॉन्सिलाइटिस बहुत बहुत रेयर होता है। मैंने कहा ना टॉन्सिल सबको होते हैं, बट बीमारी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसलिए किसी पेशेंट ने बोला तुमको टॉन्सिल हो गया, ऐसा बोलना भाई आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ है। इज इट क्लियर? है, आगे बढ़ते हैं। देन रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। बार 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 देखना, जब लाइफ के अंदर फील्ड में बैठेंगे आप लोग प्रैक्टिस करने, तो आपको ऐसे पेशेंट आएंगे बार बार उनको टॉन्सिलाइटिस होता है, तो हम उसको टर्म देते हैं, उसका डायग्नोसिस बनाते हैं रिपीटेड यानी कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। नाउ रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। जब भी किसी चीज को निकाल के फेंकना हो, वापस शरीर में डालना है, निकाल के फेंकना है, तो उसके अंदर एक्टोमी लगता है, ठीक है। तो इसमें लगेगा टॉन्सिलेक्टोमी। इट इज डन बाय ग्लिटन मेथड। इस मेथड को हम ग्लिटन मेथड कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब आप ईएनटी पढ़ेंगे सर्जरी, उसमें तो आपको खैर भी प्रोसीजर पढ़ना ही है, बट यहां पर इतना जरूर दिमाग में रखें फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर, इस मेथड को ग्लिटन मेथड कहते हैं। टॉन्सिल्स आर फ्रीक्वेंट साइट फॉर इन्फेक्शंस स्पेशली इन चिल्ड्रन। ओके, नो प्रॉब्लम, बच्चों में होती बार बार। देन टॉन्सिलाइटिस मे कॉज रेफरल पेन टू द ईयर। हाँ, रेफरल पेन प्रॉब्लम टॉन्सिल के अंदर आई है, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, लेकिन इसका जो पेन है, दर्द है, वो कान के अंदर महसूस होता है, मिडिल ईयर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है वहां भी उसका रोल अदा कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से वहां पर दर्द होगा, और उसको ओटेल्जिया कहते हैं। ईयर एक को क्या कहते हैं? ओटेल्जिया। इज इट क्लियर? देखो ओटेल्जिया लिखा हुआ है ना। देन सप्यूरेशन इन पेरिटॉन्सिलर एरिया इज नोन एज पेरिटॉन्सिलर एब्सिस। हाँ, पस फॉर्मेशन, सप्यूरेशन मतलब पस फॉर्मेशन इन पेरिटॉन्सिलर एरिया, अभी जस्ट हम पीछे देखा था ना, उसको हम कहते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, और इसके एक और मेडिकल टर्म है, उसको कहते हैं क्विंसी। ओके, नाउ वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शनरी ब्लीडिंग मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम टॉन्सिलर फोसा within the period of 24 hours of tonsillectomy due to damage of peritonsiller vein। जब हमने टॉन्सिलेक्टोमी कर दी है, तो 24 घंटे के अंदर अगर वहां से फिर से ब्लीडिंग, टॉन्सिल इज रिचली सप्लाइड, हाईली सप्लाइड बाय आर्टरीज, ओके, तो अगर वहां पर फिर से ब्लीडिंग चालू हो गई तो हम उसको कहते हैं रिएक्शनरी ब्लीडिंग। अच्छा, इसका इलाज भी क्या है? चेक्ड बाय रिमूवल ऑफ क्लॉट। हम जनरली क्या करते हैं? क्लॉट बनने देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। यहाँ पर क्लॉट को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉन्सिल बेड कहां पर है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के ऊपर है। जब क्लॉट जमेगा तो कॉन्स्ट्रिक्टर के ऊपर, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर पर प्रेशर आएगा, और उससे क्या होगा कि उसकी क्लिपिंग एक्शन है वो हैम्पर्ड होगी, वो रुकेगी, उसके अंदर रुकावट पैदा होगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा क्लॉट। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि सारे ब्लीडर्स जितने भी आर्टरीज इसके ऊपर सब लाइज करती हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि हम क्लॉट को हटाएंगे तो इसकी ब्लीडिंग चेक होगी। इज इट क्लियर? मतलब रुकेगी, चेक मतलब रुकना। सो ब्लीडिंग आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी इज चेक्ड बाय रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द रॉ टॉन्सिलर बेड। जो हमने टॉन्सिल निकाल दिया है और जो बेड बचा रॉ टॉन्सिलर बेड, वहां से हम क्लॉट को हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट द टॉन्सिल।
या पेलेटाइन टॉन्सिल, जिस भी नाम से आए आपको इतना लिखना है। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को समझा होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है तो प्लीज आप इसे मेरे चैनल को क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।